प्रथम पीयूसी हिंदी विद्यार्थियों को स्वागत देते हुए मैं आपका पहला पाठ कौन सा है, बड़े घर की बेटी, जिसके लेखक है प्रेमचंद। क्या है? प्रेमचंद। ये उपन्यास सम्राटकार मुंशी प्रेमचंद कहानीकार भी है, उपन्यासकार भी है। समझ में आया ना? यह कहानी है, क्या है? बड़े घर की बेटी प्रेमचंद के द्वारा लिखित कहानी है। इस कहानी के द्वारा आप लोग क्या समझ सकते हैं? देखिए, आज का घर सर, हाँ, आज का घर क्या है, भरे पूरे परिवार से भरा हुआ नहीं है। सिर्फ माता पिता उनके बच्चे हैं या नहीं? लेकिन एकत्र परिवार में रहने वाले हम संयुक्त परिवार के बारे में नहीं जानते हैं। यहाँ संयुक्त परिवार के बारे में बताया गया है। एक ही परिवार में रहने वाले लोग किस तरह जीवन बिताना चाहिए। झगड़ा होता है, आता है, रहता है, उस झगड़े को कंटिन्यूएशन नहीं करना चाहिए। यह इस पाठ के द्वारा आप जान सकते हैं। बड़े घर की बेटी पाठ में आनंदी नामक एक लड़की शादी करके अपने ससुराल आती है। अपने घर में सुख सुविधाओं से फली लड़की पति के घर में अभावग्रस्त होने के कारण अब उस घर को भी, पति के घर को भी या ससुराल को भी अपना घर समझकर कार्य निर्वहन करने लगी। वहां देवर के साथ कुछ झगड़ा हुआ। झगड़ा वो भाई भाई के बीच में अटूट संबंध था पहले, वो संबंध क्या है, शिथिल होने लगा। यह सब देखकर वो बड़े घर की उच्च कुल की लड़कियां, क्या है, लड़कियां नहीं, लड़की, उच्च कुल की लड़की आनंदी इसे देखकर क्या है, उसकी सात्विक गुण जागने लगी। सात्विक गुण के कारण वो इन दोनों के बीच में अटूट प्रेम था ना, वो दूर होने से पहले वो क्या वहां सही करके उन दोनों को रखती है। यही है इस कहानी का सारांश। आइए पाठ देखिए। बड़े घर की बेटी, लेखक है प्रेमचंद। क्या है? प्रेमचंद। लेखक परिचय देखिए। उपन्यास सम्राट और कहानीकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म काशी के निकट लमही नामक गांव में सन 1880 में हुआ था। आपके पिता का नाम अजाय बराय तथा माता का नाम आनंदी देवी था। आपका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा। आपने अनेक उपन्यास लिखे, जिनमें गोदान, गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन, रंगभूमि तथा निर्मला आदि बहुत ही प्रसिद्ध है। आपने 300 से अधिक कहानियां भी लिखी, जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। आपकी रचनाओं में मानव जीवन एवं भारत के गांवों की दशा का मार्मिक चित्रण हुआ है। 8 अक्टूबर सन 1936 को आपका स्वर्गवास हुआ। आइए प्रस्तुत कहानी में क्या है, बड़े घर की बेटी प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों से एक है। सामाजिक जीवन के सूक्ष्म चित्रकार मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी के मध्यम वर्ग के गृहस्थ जीवन की एक ऐसी घटना को चित्रित किया है जो हमारे घरों में आए दिन घटती रहती है। आनंदी बड़े घर की बेटी है। संपन्न घर की सुविधाओं का अभ्यस्त होने पर भी उसने अपने आप को श्रीकंठ के रूढ़िग्रस्त तथा अभावों से पूर्ण घर के अनुकूल बना लिया। देखिए, यहाँ प्रस्तुत कहानी में बड़े घर की बेटी क्या है, प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में एक है। यहाँ सामाजिक जीवन के सूक्ष्म चित्रकार, सामाजिक जीवन में क्या क्या घट रही है, चल रही है, उसके बारे में क्या लिखा है? कौन? प्रेमचंद जी ने।
यहाँ मध्यम वर्ग के गृहस्थ जीवन की एक ऐसी घटना है। देखिए हमारे आपके घर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ऐसी घटना के बारे में वर्णन किया है जो हमारे घरों में आए दिन घटती रहती है। आनंदी बड़े घर की बेटी है। आनंदी कौन है? बड़े घर की बेटी है, अमीर है, वो उच्च कुल की लड़की है। संपन्न घर की सुविधाओं का अभ्यस्त होने पर भी देखिए आनंदी के घर में आनंदी को क्या क्या चाहिए, उनके घर वालों को क्या क्या चाहिए, वो सब है, सब था। भरा पूरा परिवार, कमी नहीं है, किसी वस्तु की कमी नहीं है। संपन्न घर की सुविधाओं का अभ्यस्त होने पर भी उसने अपने आप को श्रीकंठ के रूढ़िग्रस्त तथा अभावों से पूर्ण करके अनुकूल बना लिया। देखिए अमीर कुल से जन्मी बड़े घर की बेटी आनंदी अभाव से पीड़ित ससुराल जाकर उस घर को भी अपना घर मान लिया। आइए एक दिन कहानी का सारांश देखिए। एक दिन श्रीकंठ के छोटे भाई लाल बिहारी सिंह, छोटे भाई का नाम श्रीकंठ, बड़े बेटा छोटा बेटा लाल बिहारी। हाँ, श्रीकंठ के छोटे भाई लाल बिहारी सिंह के अभद्र व्यवहार के कारण आनंदी को क्रोध आ गया। पति का भाई, वो देवर होता है ना, देवर का अभद्र व्यवहार से आनंदी को क्या हुआ? गुस्सा आया, क्रोध आ गया। झगड़ा यहां तक बढ़ गया कि दोनों भाइयों के अटूट प्रेम की कड़ियां शिथिल हो गई। अटूट प्रेम क्या है? झगड़ा यहां तक बढ़ गया कि दोनों भाइयों के अटूट प्रेम की कड़ियां शिथिल हो गई और लाल बिहारी घर छोड़कर जाने लगा। भाई भाइयों के बीच में क्या होने लगा? झगड़ा होने लगा। झगड़ा यहां तक बढ़ गई कि इन दोनों की प्रेम की खड़ियां क्या हो, संबंध शिथिल हो गई। लाल बिहारी घर छोड़कर जाने लगा। घर को बिखरता देखिए यहाँ क्या हो, हाँ, घर को बिखरता देख लाल बिहारी घर छोड़कर चले जाने वाले हैं। यहाँ उसके पति श्रीकंठ गुस्से के मारे हैं। पापा भी पति के बारे में नहीं सोचते, श्रीकंठ के बारे में नहीं सोचते, लाल बिहारी के बारे में ही योचन करते। इससे क्या है, यह सब योचन कर रही है, यह सब देख रही है। देखकर आनंदी ने क्या किया? बिखरता देख आनंदी की सात्विक वृत्तियां, वो पहले ही उच्च कुल की लड़कियां हैं, अच्छी लड़की है ना, सात्विक वृत्तियां जाग उठी। मैं इस झगड़े को यहाँ ही रोकना चाहिए, इस झगड़े को आगे बढ़ने दिए हो तो कुछ अनर्थ ही होगा। इस तरह योचन करके उसकी सात्विक वृत्ति जागने के कारण वो क्या किया? उसने लाल बिहारी को रोक लिया। क्या? देवर को रोक लिया, मत जाओ ऐसे कहा और बिगड़ता हुआ काम बना लिया। क्या बाद में क्या होगा? लाल बिहारी घर छोड़कर चले जाने के बाद उस घर की स्थिति क्या होगी? उस घर की स्थिति क्या होगा? उस घर की स्थिति क्या होगी नहीं, उस घर की स्थिति क्या होगा, यह समझकर वो बिगड़ता हुआ काम बना लिया। उच्च कुल की आदर्श महिलाएं कष्ट सहकर अपमानित होकर भी मर्यादा नष्ट नहीं होने देती। देखिए उसे अपमान हुआ, किसके कारण झगड़ा हुआ? आनंदी के कारण झगड़ा हुआ कि किन के बीच में? लाल बिहारी आनंदी को डांटने के कारण, वो अपने पति से कहने के बाद इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है ना। यह झगड़ा विपरीत होने माने वो झगड़ा घर छोड़कर चले जाने तक पहुंचने के बाद वो वहां बीच में आकर रोकते हैं ना। देखिए यहाँ उच्च कुल की आदर्श महिलाएं, देखिए कष्ट किसे हुआ? यहाँ किसकी गलती? आनंदी की गलती नहीं, लाल बिहारी की गलती है। लाल बिहारी की गलती हो तो भी मुझे अपमान हो तो भी, यहाँ आनंदी को अपमान हो तो भी
उसे सहन करके वो क्या करती है, देवर को रोकती है, बिगड़ता हुआ काम बना लेती है। उच्च कुल की आदर्श महिलाएं कष्ट सहकर, अपमानित होकर भी मर्यादा नष्ट नहीं होने देती। उसे कुछ हो तो भी कोई समस्या नहीं है, घर को कुछ न होना चाहिए, घर वालों को कुछ न होना चाहिए, वहां रहने वाले लोगों को कुछ न होना चाहिए। यदि इस कहानी का संदेश है, इस कहानी क्या संदेश देती है? पारिवारिक सदस्यों के आपसी संबंधों के महत्व को उजागर करने के उद्देश्य से, परिवार में चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी या दादा दादी, भाई बहन, ये सब रहते हैं ना, ये सब एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। वो घर भरा पूरा ही होना चाहिए, वहां आपसी मेल जोल होना चाहिए, भिन्नता न होना चाहिए। संयुक्त परिवार में रहने वाले लोग एक दूसरे के साथ प्यार से ही रहना चाहिए। यह है पारिवारिक सदस्यों के आपसी संबंधों के बीच में, एक ही घर में रहकर ऐसे नहीं होना चाहिए। हर एक के बीच में मधुर बांधव्य होना चाहिए। आपसी संबंधों के महत्व को उजागर करने के उद्देश्य से प्रस्तुत पाठ का चयन किया गया है। यह पाठ का सारांश है। आइए पाठ सुनिए। बेनी माधव सिंह, देखिए बेनी माधव सिंह कौन है? बेनी माधव सिंह, देखिए बेनी, देखिए यह न है ना दीर्घ ही, बेनी माधव सिंह कौन? श्रीकंठ और लाल बिहारी के पिता। समझ में आया ना? बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। कौन? जमींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धनदानी संपन्न थे। कौन? बेनी माधव सिंह के पिता है ना, पिता, दादा, परदादा पहले अमीर थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी। देखिए पुराने जमाने में, दादा के जमाने में या परदादा के जमाने में वे अमीर थे, उनके जमाने में ही क्या तालाब, कुआं यह सब हुआ। लेकिन बेनी माधव सिंह के जमाने में उसकी रिपेयरिंग मुश्किल होने लगा। मरम्मत माने रिपेयर का काम भी आसान काम नहीं है। माने वे अमीर नहीं, गरीब बन गए। कैसे? क्यों? अमीर लोग वे गरीब बन गए। क्यों गरीब बन गए? पहले वे अमीर थे, अब क्यों गरीब बन गए? देखिए गांव का पक्का तालाब और मंदिर जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उनके जमाने में गांव में मंदिर का निर्माण भी वे लोग किए हैं, तालाब या कुएं का निर्माण भी वे लोग किए हैं। लेकिन उसका रिपेयर करने के लिए, मरम्मत करने के लिए बेनी माधव सिंह के पास पैसा नहीं। देखिए गांव का पक्का तालाब और मंदिर जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। देखिए ये सब मंदिर, तालाब उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं पुराने जमाने में इस दरवाजे पर हाथी झूमता था, अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ शेष न रहा था। देखिए पहले वे हाथी का पालन पोषण करते थे, माने वे अमीर। अब बूढ़ी भैंस थी, बूढ़ी, वे मरने के लिए तैयार होने जैसे, दुबली पतली भैंस, पर दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक ना एक आदमी हांडी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था। वो दूध देती थी। कौन? भैंस। भैंस इसका अन्य लिंग रूप है भैंसार। हाँ, बफेलो ही बफेलो, बफेलो ही बफेलो, ही बफेलो माने शी बफेलो माने एम्मे, ही बफेलो माने होरी। हाँ, दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक ना एक आदमी हांडी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को बेंट कर चुके थे। आधी से होरी, नम्मा भाषेली होरी करेक्ट, ಕೋಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋರಿ ನಮ್ಮ ಆಚೆ ಹೋರಿ ಹೇಳುದು, ಇದು ಅಡ್ಡಿಲ್ಲಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾ
यहाँ देखिए बफेलो, बफेलो माने ग्राम्य भाषा में होरी कहते हैं कोणा, शुद्ध कन्नड़ में कोणा कहते हैं। हाँ, शी बफेलो, बफेलो, बफेलो माने एम में, ही बफेलो माने कोणा। आइए, यहाँ संपत्ति वकीलों को बैंड कर चुके थे, वकीलों को, हाँ वो जाग, वो जमीन, जाग नहीं जमीन तकरार में होने के कारण पूर्वजों की जमीन बनाए रखने के लिए क्या किया, वकीलों को रखकर झगड़ा जीतने के लिए या किसी के हथकंड के द्वारा उसे अपने पास रखने के लिए वकीलों को देना पड़ा। इसीलिए अब वे लोग गरीब हो गए। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी। देखिए एनुअल इनकम 1000 रुपये से अधिक न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। कौन ठाकुर साहब? बेनी माधव सिंह। बेनी माधव सिंह के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की। देखिए पहला लड़के का नाम श्रीकंठ सिंह, वो बहुत परिश्रम के बाद बीए डिग्री हासिल की। अब एक दफ्तर में नौकर था, वो एक ऑफिस में काम कर रहा था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह, छोटे लड़के का नाम क्या है? लाल बिहारी सिंह। दोहरे बदन का सजीला जवान था, भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताजा दूध वो उठकर सवेरे पीता था। देखिए लाल बिहारी श्रीकंठ जैसे, श्रीकंठ से ज्यादा सुंदर कौन है? लाल बिहारी। वो रोज दूध पीता, उसका बदन बहुत खूबसूरत था। देखिए वो रुष्ट पुष्ट था, श्रीकंठ दुबले पतले। यहाँ श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। लाल बिहारी की तुलना में श्रीकंठ बहुत दुबला पतला। इन नेत्र प्रिय गुणों को उन्होंने बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्योछावर कर दिया था। 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। इसी से वैद्य ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। शाम सवेरे से उनके कमरे से प्रायः करल की सुरीली कर्ण मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से बड़ी लिखा पढ़ी रहती थी। देखिए बहुत मुश्किल से श्रीकंठ सिंह ने क्या किया? बीए उपाधि हासिल किया। वो बहुत परिश्रम करके पढ़ाई किया, पास हो गया है ना, इसीलिए वो दुबला पतला हो गया। वो किसी एक दफ्तर में काम कर रहा था। देखिए उसे किसमें अभिरुचि है? वैदिक ग्रंथों में, आयुर्वेदिक विषयों में अभिरुचि। शहर में रहने वाले बड़े बड़े डॉक्टरों के साथ वो अच्छा संबंध रखा था। वो वहां जाकर जड़ी बूटियां लाकर क्या है, औषध तैयार करके दूसरों को भी देता था। खरल की मधुर आवाज, खरल माने ओखली कहते हैं, कन्नड़ में कहते हैं कड़युव कलो, ग्राइंड स्टोन कहते हैं ना, ओखली की मधुर आवाज सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ता के वैद्यों से बड़ी लिखा पढ़ी रहती थी, उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा था। कौन? श्रीकंठ। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे। देखिए अंग्रेजी डिग्री हासिल करने के बाद वो यहाँ समाज में, अपने परिसर में, अपने गांव में क्या है प्रथा है ना, वेस्टर्न कल्चर के बारे में वो पसंद नहीं करता था, वो स्वीकार करने के लिए तैयार ही ना था। अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वो बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। देखिए वेस्टर्न कल्चर के बारे में, प्रथा के बारे में वो विरोध करता था। इससे गांव में उनका बड़ा सम्मान था। गांव में रहने वाले लोग इसलिए आदर सत्कार करते थे क्योंकि वो स्वदेशी प्रेमी है। दशहरे के दिनों में वो बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का पार्ट लेते थे। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे।